मैं पंकज कुमार कंचन, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उधवापुर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यानी कि आज हम लोग 10th के जो है 10th की मैथ में फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वास्तविक संख्याएं। ठीक, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वैसे तो हम संख्याओं के बारे में जो है क्लास 9th में संख्या पद्धति वाले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः यहाँ पर इनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो ये वास्तविक संख्याएं सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटा वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनेगी। पहला परिमेय संख्याएं और दूसरी जो संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम लोग अब समझेंगे कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर बेटा वही संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इनका जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, माइनस का 8/9 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित किया जाए, यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लेते हैं अगर इस संख्या 1 को देखा जाए यहाँ पर, या 0 को देखा जाए तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी, लेकिन इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इनके बटे में अगर हम 1 मान लें। अब देखो ये 0/1 हो गया, या इसको हम देख सकते हैं 1/1। अब ये किस फॉर्म की हो गई, P/Q के रूप में हो गई। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होगी, हमारी परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं और उनका Q 0 के बराबर नहीं होगा, कैसी संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, इर्रेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 माइनस का √3, √5, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर है। इनको जो है हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा दशमलव प्रसार के आधार पर भी समझी जा सकती है, यानी कि समझेंगे हम लोग, लेकिन वो इसी चैप्टर में अगले टॉपिक पर जो है अगले लेक्चर में बात करेंगे। क्योंकि जो इसका पहला टॉपिक है यहाँ पर, ये इनका दशमलव प्रसार यहाँ नहीं दिया गया है, आगे हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर केवल परिमेय संख्याएं क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होता है उनका। ठीक है, और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं। इनके उदाहरण जैसे √2 -√3, √5, पाई को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं और इधर वाली ये हो गई परिमेय संख्याएं। अब जो ये परिमेय संख्याएं होती हैं
इनको भी दो बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं इनको भी दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहली कौन सी हो जाएंगी? पूर्णांक, और दूसरे हो जाएंगे अपूर्णांक। यानी इनको भी दो बराबर भाग में बांटा गया है, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक क्या है। परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और अपूर्णांक में। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक मतलब कोई पूर्ण अंक, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, इधर -1 हो गया, यहाँ पर 0 भी पूर्णांक है, -1 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इधर और ले सकते हैं यहाँ पर 3। ये सब क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है, पूर्ण अंक है। तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। ठीक है, और अपूर्णांक क्या है? जो पूर्ण अंक नहीं होते हैं, जैसे मान लेते हैं 11/12, 13/18, ठीक है, और माइनस का 9/8, ये सब क्या है? डॉट डॉट डॉट, ये सब अपूर्णांक। तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, यानी दो संख्याओं से मिलकर बनती है, पूर्णांक और अपूर्णांक से। अब पूर्णांक को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है। पहले हो जाएंगे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। और इधर दूसरे हो जाएंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्ण संख्या या धनात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अभी पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक मतलब कोई पूर्ण अंक। अब पूर्णांक के आगे अगर माइनस चिन्ह लगा है, यानी कि अगर वो ऋणात्मक में होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -2, -1, -6, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं? जो पूर्णांक धनात्मक में होते हैं, यानी कि जिनके आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, या इनको पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ अभी 0 को भी सम्मिलित किया गया है। अब ये जो पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या हो गया? 0, और दूसरा ये जो है धनात्मक, इसमें जो 1 से लिखेंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट। और इनको क्या कहा गया? ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो जो पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक थे, इनको भी दो बराबर भागों में बांटा गया। पहला 0 या फिर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो इस प्रकार हम लोग वास्तविक संख्याओं के ग्राफ बना करके वास्तविक संख्याओं को समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जो है वास्तविक संख्याओं को इस तरीके से समझ सकते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। परिमेय को भी दो भाग में बांटा गया, पूर्णांक और अपूर्णांक में। पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक में। और जो ये पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक है, इनको भी दो भागों में बांटा गया, 0 और यहाँ से जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो ये 1 से स्टार्ट हुए, ये क्या कहलाई? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या कहलाई? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग संख्याओं यानी वास्तविक संख्याओं को समझ सकते हैं। ठीक, ठीक है, संख्याओं को समझ सकते हैं। अब हम लोग बेटा देखेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड कौन थे? एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे। ठीक, उन्होंने क्या दिया था? विभाजन के संबंध में एक परिमेयिका बनाई है, यानी कि एक परिमेयिका जो है गठित की है, परिमेयिका के बारे में बताया है। अब इस परिमेयिका के अनुसार क्या होता है? इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हैं कि a बराबर dq प्लस r, जहां r क्या होगा, r का अनुमान होगा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या बताया गया, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, अब धनात्मक पूर्णांक के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब वो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर किससे प्रदर्शित किए गए हैं, a और b से। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट किया गया है q और r से। दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हैं कि a बराबर bq प्लस r होगा, लेकिन जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा, यानी कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो ये क्या है, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इसको जरा हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई यहाँ पर क्या बताया गया, दो धनात्मक पूर्णांक, तो हम दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले सकते हैं, एक ले लिया हमने 11, एक ले लिया 4, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया, एक 11 और एक 4, ठीक। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी, यानी बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसको ये मान लेंगे, और जो ये छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा इसको भी मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को a और b से क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो बड़ा धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे और छोटे धनात्मक पूर्णांक को b मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इस छोटे धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो ये b है, इससे इस a को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी 4 से 11 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक। क्योंकि ये प्रमेय क्या किससे, विभाजन के संबंध में। तो 4 को 11 मतलब 4 से 11 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 2 जा 8, यहाँ कितना बचा, माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक। तो हम दो धनात्मक पूर्णांक हमने लिया था, एक 11 और एक 4। तो 4 से क्या किया, 11 को भाग कर दिया, तो दो संख्याएं यहाँ पर ये दोनों और मिल गई, है ना। यहाँ पर नीचे 3 मिला और यहाँ पर कितना मिला, 2 मिला। तो ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, यही है पूर्ण संख्याएं, ठीक। तो अब पूर्ण संख्याओं को हमने इस प्रमेय में क्या माना था, q और r से दर्शाया गया था। तो q यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये, और जो नीचे यानी कि ये होगा, ये क्या कहलाएगा, r कहलाएगा, ठीक। अब हम इन जो दो पूर्णांक लिए थे, इनको इस इक्वेशन से सेटिस्फाई, संतुष्ट कराते हैं। अब a के स्थान पर क्या हो जाएगा, 11, b के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4 हमने लिया था, और q हमारा कितना आया है, 2, और प्लस r कितना आ गया, 3। अब हम देखते हैं जरा कि बराबर है कि नहीं। इधर 11 है, इधर देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पर प्लस 3, यानी कि 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11। तो क्या हो रही है, ये जो है इक्वेशन यानी कि जो ये थ्योरम यहाँ पर की दी गई है, लेमा यानी प्रमेयिका दी गई है, वो क्या हो रही है, इस एग्जाम्पल से सेटिस्फाई हो रही है, यानी संतुष्ट हो रही है। और एक चीज हम देखते हैं, r की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, और हमने यहाँ आपको क्या बताया था कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और b से छोटा होगा। तो r का मान जो 3 है, देखो 0 से बड़ा है, और b कितना माना गया था, 4, यानी b से क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका को इसमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो a था, ये जो a देखिए यहाँ पर a जो था, ये क्या है हमारा, क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, और जो b होगा ये कहलाएगा भाजक, ठीक है। और जो q होगा ये हो जाएगा भागफल, और जो r होगा ये हो जाएगा शेषफल, ठीक। यानी कि जो इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ये b की वैल्यू थी, ये a को क्या बोलेंगे, भाज्य, और ये q को क्या बोलेंगे, भागफल, और नीचे जो शेष बचा इसको क्या बोलेंगे, शेषफल, यानी r को हम लोग बोलेंगे शेषफल, ठीक है। तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ठीक। और a बराबर यहाँ 11 है, b बराबर 4 है, और q बराबर 2 मिला, और r बराबर 3 मिला, ठीक। तो इस प्रकार हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है।
ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक बार पुनः देख लेते हैं क्या होती है। इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा। और यहाँ a क्या कहलाएगा, हमारा भाज्य कहलाएगा, और b क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, q कहलाएगा भागफल, और ये r क्या कहलाएगा, शेषफल। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक, ये संबंध यहाँ से निकल के आता है। किससे, इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो यहाँ पर ये क्या था, भाज्य था, 4 क्या था, भाजक था, 2 क्या था, भागफल था, और ये 3 क्या था, शेषफल था। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कि विभाजन से संबंधित है, इसको हम लोग समझ सकते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार होंगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो ये क्या हो गई, हमारी यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका हो गई। ठीक है। अब इसी चैप्टर में जो है अभी हम देखेंगे एल्गोरिथम को भी। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग समझते हैं जरा कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है। ठीक, प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है। तो जो हमारी प्रमेयिका होती है, यानी कि प्रमेयिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमा। प्रमेयिका क्या होती है, ये सिद्ध किया गया कथन होता है। प्रमेयिका क्या होती है बेटा, सिद्ध किया गया कथन होता है, जिसका प्रयोग हम लोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। लेकिन जब इसी प्रमेयिका, ये प्रमेयिका जो है एल्गोरिथम कब कहलाएगी, यानी कि एल्गोरिथम कब बन जाएगी, जब हम इस प्रमेयिका का चरण बाय चरण, यानी कि क्या कर देंगे, एक श्रेणी के रूप में किसी चीज को डिफाइन करेंगे या किसी चीज को हल करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एल्गोरिथम कहलाएगी। तो एल्गोरिथम क्या होती है, सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है। एल्गोरिथम क्या होती है बेटा, सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है, जो समस्या को हल करने की विधि कहलाती है, यानी कि समस्या को हल करने की विधि बताती है। यानी कि जब हम लोग अभी इस चैप्टर में से यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो ये दी गई है, इसका उपयोग करके दो संख्याओं का मासा निकालेंगे। ठीक है, तो वहां पर जब मासा निकालेंगे तो इसका यूज किस तरह करेंगे, श्रेणी के रूप में, चरण बाई चरण। तो ये क्या कहलाएगी, वहां पर एल्गोरिथम बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और कब ये एल्गोरिथम कहलाएगी। तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक। अब जो है अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का शेष पार्ट जो है पढ़ेंगे या देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।